हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करा रहा हूं, तो आज उस कड़ी में हम लोग जीएस 1 हिस्ट्री सेक्शन से 5 शॉर्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए आज का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा जो 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा, वह पहला क्वेश्चन रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर का आध्यात्मिक मानवतावाद, इस पे टिप्पणी करना है। सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा जनजातीय विद्रोह की मुख्य विशेषता को लिखें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषता की व्याख्या करें। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्तूप एवं गुफा वास्तुकला की विशेषता को लिखें। पांचवा क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली को बताएं। इन पांचों क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा 80 से 90 शब्दों के बीच में इसका आंसर हम लोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर का आध्यात्मिक मानवतावाद, इस पे टिप्पणी करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आध्यात्मिक मानवतावाद होता क्या है। अब देखिए, आध्यात्मिक मानवतावाद का अर्थ है ऐसी मानवता जो केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं हो, बल्कि आत्मा, प्रेम, करुणा और नैतिकता से जुड़ी हो। इसमें हर व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय अंश देखने की भावना होती है। कहने का मतलब है यह न केवल सामाजिक प्यार को बनाए रखता है, बल्कि आप देखिएगा एक व्यक्ति के अंदर जो इंटरनल विकास होता है और उसकी जो चेतना होती है, उसको आध्यात्मिक तरीके से यह विकास करने का काम करता है। आप इसका मतलब बखूबी समझ गए। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे शॉर्ट, कि रविंद्रनाथ टैगोर केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक गहरे विचारक और समाज सुधारक भी थे। उनका आध्यात्मिक मानवतावाद संकीर्णताओं से परे संपूर्ण मानवतावाद के प्रेम, सौहार्द और आत्मज्ञान पर आधारित था। दोस्तों, इनका मानवतावाद संकीर्णता से कैसे ऊपर था। अब देखिएगा कि टैगोर का जो आध्यात्मिक मानवतावाद था वो जाति, धर्म, भाषा और राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठकर होता था। आप देखेंगे यह समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने की बात बोलते थे। वे मानते थे कि सच्ची मानवता कृत्रिम बंधन में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी मनुष्यों को एक नेचुरली, मतलब एक भाईचारे के संबंध में होना चाहिए। कहने का मतलब है मनुष्य एक प्रकार से समान है और हर मनुष्य के अंदर ईश्वर की झलक देखने को मिलती है। तो हम मानते हैं कि दुनिया के समस्त मानव एक हैं और उनके अंदर एक भाईचारे का विकास होना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनकी मानवता जो थी वह संकीर्णता से परे थी। अब देखिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब पैरा चेंज करके फिर इसकी मुख्य बिंदुओं को हम लोग बताएंगे कि आध्यात्मिक मानवतावाद के क्या क्या मतलब मुख्य बिंदु है, मतलब वो उसको हम लोग दर्शाने का काम करेंगे पॉइंट वाइज। अब देखिए इसकी मुख्य बिंदुओं को निम्न संदर्भों में हम देख सकते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि उन्होंने मानवतावाद को सबसे बड़ा धर्म माना और जाति, धर्म, राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा की बात की। अब देखिए सबसे बड़ा धर्म वो मानवतावाद को क्यों मानते हैं, जबकि हम लोग धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन उनका मानना था कि रियल धर्म वही है मनुष्य की मानवता, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कैसे? देखिए टैगोर का मानना था कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब संस्कृति और परंपराओं के से बंधे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सबसे बड़ी है, वह है मानवता। वे धर्म को संकीर्णता में बांधने के बजाय कहते थे कि प्रेम और सहिष्णुता और करुणा जिसमें हो वही सबसे बड़ा धर्म है, और उनके हिसाब से ये सारे गुण एक मानवतावाद में देखने को मिलता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक है तो वह मानवता की सेवा जरूर करेगा। अब सेकंड पॉइंट हम लोग समझते हैं कि शिक्षा को स्वतंत्रता, आत्मबोध और नैतिक उन्नति का माध्यम मानते थे। अब देखिए कहते थे कि वैसी शिक्षा लोगों को देनी चाहिए जो व्यक्ति को स्वतंत्र करे, जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान करे, उनका नैतिक उन्नति हो, मतलब उसमें दया, करुणा, प्रेम का बढ़ावा मिले। थर्ड पॉइंट क्या हम लोग लिखेंगे कि उनकी रचनाएं प्रकृति, आध्यात्मिकता और मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई थी। अब देखिए कैसे टैगोर जो भी कविता, गीत, उपन्यास या नाटक लिखते थे, आप देखिएगा कि मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिकता से वह ओतप्रोत, मतलब पूरी तरीके से उसी संदर्भ में होता था। उनकी रचनाएं देखिएगा प्रकृति और आत्मा के एक प्रकार से गहरे संबंध को उजागर करती थी। एक उनका रचना है गीतांजलि, जिसको नोबेल पुरस्कार भी 1913 में प्राप्त हुआ था।
आपको पता होगा, अब देखिएगा यह आध्यात्मिकता और मानवीय संवेदना का एक प्रकार से यह उत्कृष्ट उदाहरण है। आपसे अब लास्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि उनका मानना था कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब और कहते थे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान ही मानवता की उन्नति समझो। कहने का मतलब है कि विश्व के जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके बीच आदान प्रदान ही एक प्रकार से मतलब सही तरीका है मानवतावाद को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि वो कैसे कहते थे कि विश्व एक परिवार है। उनका मानना है कि संपूर्ण विश्व को यदि हम परिवार इसलिए मानते हैं कि दुनिया का सभी मनुष्य एक समान है, सीमाएं केवल हम लोग बनाते हैं कृत्रिम, जैसे हम लोग मानते हैं कि वो फलना जाति का है, फलना धर्म का है, लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो हर मानव में एक ही खून है, हर के पास दो ही आँख है, दो ही हाथ है, किसी का 3 आँख होता है क्या? लेकिन हम लोगों ने डिसाइड कर दिया है मतलब परंपरा से, मतलब प्राचीन काल से कि यह इस कास्ट का है, यह धर्म का है, इस देश का है, तो यह एक प्रकार से कृत्रिम है और कृत्रिम है तो इसे तोड़ना चाहिए और तोड़कर सभी मनुष्यों में प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देकर मानवतावाद के दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद इतना बताने के बाद थोड़ी एक इसकी सीमा बताएंगे। अब सीमा देखिए क्या बताएंगे। यद्यपि इनकी विचारधारा कल्याणकारी प्रवृत्ति की है, परंतु यह अत्यधिक आदर्शवादी थे, जिसे व्यवहारिक रूप से लागू करना बेहद कठिन है। अब यह आदर्शवादी क्यों, अत्यधिक आदर्शवादी क्यों और व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना क्यों कठिन है? अब देखिए टैगोर ना प्रेम, करुणा और शांति की जिस दुनिया का मतलब सपना देखते थे और जितना उसे सुंदर मानते थे, उसे वास्तविकता में लागू करना काफ़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल जितने भी विचारधारा है ना, आप देखिएगा संघर्ष और स्वार्थी मतलब प्रवृत्तियों से परे नहीं है। आज आप देखिए दुनिया में युद्ध, हिंसा और राजनीतिक स्वार्थ बहुत हद तक हावी है। इस कारण आप देखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आदर्श था व्यवहारिक रूप से लागू होने में बहुत ही कठिनाई है इसका। यह इसकी सीमा हो गया। अब इसका एक निष्कर्ष बताएंगे बेस्ट, फिर आपका यह आंसर पूरा हो जाएगा। देखिए निष्कर्षतः टैगोर का आध्यात्मिक मानवतावाद आज भी प्रेम, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों का प्रकाश स्तंभ है। अब देखिए मानवीय मूल्यों का प्रकाश स्तंभ कैसे है? क्योंकि यह प्रेम, करुणा और समानता की बात करता है। यह न केवल लोगों को जोड़ता है बल्कि एक दूसरे के प्रति सहिष्णु भी बनाता है। यह कहते हैं कि जब समाज में मानवता सर्वोच्च होती है तब वहाँ शांति, सद्भाव और प्यार का वातावरण बनता है और ऐसी ही दुनिया होनी चाहिए। तो उनका संदेश आधुनिक समाज को जोड़ने और संघर्षों से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। कहने का मतलब है कि इन आदर्शों को यदि अपना लिया जाए तो दुनिया में कहीं युद्ध ही नहीं होगा, कहीं विवाद ही नहीं होगा। चलिए यह क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट का शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जनजातीय विद्रोह की मुख्य विशेषताएं, इस पर टिप्पणी करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। एक चीज़ आप समझिए, पहले जनजातीय को हम लोग समझ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा, देखिए जनजातीय ना एक ऐसे समुदाय के लिए मतलब शब्द का प्रयोग किया जाता है जो परंपरागत रूप से मतलब जंगलों, पहाड़ियों में मतलब अपना निवास बनाए रखते हैं। आप देखिएगा इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, एक इनकी विशेष भाषा होती है, एक इनका अपना रिवाज और परंपरा होता है। वैसे लोगों को जनजातीय श्रेणी में रखने का काम किया जाता है। तो अब हम लोग प्रश्न को समझेंगे। अब जनजातीय का अर्थ आप समझ गए कि जनजातीय विद्रोह की मुख्य विशेषता मतलब इस पर टिप्पणी करना है। तो एक चीज आप समझिए, विशेषता जब भी बताना है ना तो इसकी संपूर्णता में बताएंगे हम। संपूर्णता में मतलब सारे बिंदु आ जाना चाहिए शॉर्ट में ही। चलिए हम आपको समझाएंगे जब लिखेंगे तो कहने का मतलब मैं पहले ही आपको समझा देता हूँ कैसे। अब देखिए इसकी पहली विशेषता बताना है कि यह किस तरीके का संघर्ष था। दूसरी विशेषता को आप ऐसे देंगे कि इनका नेतृत्व किन तरीके के लोगों के हाथ में था। और नेक्स्ट विशेषता बताएंगे कि जब यह अंग्रेजों का विरोध किए तो इनकी जो लड़ने का शैली थी यह कैसी थी। नेक्स्ट आप बताएंगे कि यह मतलब लड़े तो किन कारणों से वो उनका विरोध किए, मतलब कौन सी विशेषता ऐसी थी कारण के रूप में जिसके आधार पर यह लड़ाई लड़े। और नेक्स्ट जो विशेषता बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ा इसके रूप में। और फिर एक सीमा बताएंगे और फिर निष्कर्ष बताएंगे। इसका आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए भूमिका में क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश अत्याचार और जमींदारी शोषण के खिलाफ जनजातीय समाज ने अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए रक्षा के लिए सशक्त विद्रोह किए जो स्थानीय उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक थे। इतना बताएंगे, यह आपका एक भूमिका हो गया। अब देखिए सेकंड
मतलब क्या बोलते हैं, इसकी विशेषता को अब देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसकी विशेषताओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं और फिर इसे पॉइंट वाइज करके बताएंगे तो आंसर आपका बहुत ही अच्छा होगा। देखिए पहले बताएंगे स्थानीय संघर्ष, मतलब इनका संघर्ष कैसा था विशेषता में, मतलब किस तरीके का था, मतलब स्थानीय था कि राष्ट्रीय था कि कैसा था। तो देखिए यह विद्रोह किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं थे बल्कि स्थानीय उत्पीड़न के खिलाफ थे, ठीक ना। पहला पॉइंट ऐसे देंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे तभी आपको नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब कि यह स्थानीय मतलब विद्रोह कैसे था। आप देखेंगे कि यह ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने अब क्यों विद्रोह किया, क्योंकि इनका एक प्रकार से प्रॉपर शोषण किया जा रहा था, इनके प्राकृतिक संसाधनों पर भी अधिकार जमा रहे थे और इसके खिलाफ यह एकजुट हुए और इन्होंने विद्रोह किया उनके शोषणकारी नीतियों के खिलाफ। तो एक प्रकार से यह स्थानीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। नेक्स्ट पॉइंट, नेतृत्व, मतलब किन तरीके के लोगों के हाथ में था इनका नेतृत्व। तब आप कहेंगे कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलक मांझी जैसे जनजातीय नेताओं ने इन आंदोलनों को नेतृत्व किया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बताएंगे कि इनकी लड़ने की जो युद्ध शैली कैसी थी। अब देखिए युद्ध शैली के बारे में आप क्या बताएंगे, चलिए इसको देखते हैं। जनजातियों ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक अपनाई और पारंपरिक हथियारों से लड़ाई की, जैसे तलवार भाला से हो गया, और अंग्रेज मतलब आधुनिक हथियारों से लड़ाई करते थे। कैसे जीतेंगे। अब देखिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। गुरिल्ला युद्ध एक ऐसी तकनीक है जिसमें देखिएगा छोटे छोटे टुकड़ी बनाकर हमला किया जाता था पीछे से। इसमें सामने सामने युद्ध नहीं किया जाता है, जंगल पहाड़ियों में छुप कर मतलब पीछे से हमला किया जाता है। आप समझ गए, क्योंकि एक देखिए शक्तिशाली जब दुश्मन सामने हो तो लड़ने का यह बहुत ही बेहतर तरीका है, क्योंकि एक तो आप कमजोर हैं, वो सामने सामने लड़ेंगे तो वैसे ही आप परास्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यह छिप कर लड़ने की एक कला थी। अब नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि इसका कारण क्या रहा। तो बताएंगे कि अंग्रेजों द्वारा वन अधिकारों का हनन, जमींदारों और महाजनों का शोषण, धार्मिक सांस्कृतिक दमन था। कहने का मतलब है अंग्रेज जब उनका प्रॉपर शोषण किए और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर मतलब कब्जा कर लिए और उनका धार्मिक सांस्कृतिक रूप से दमन किया, तब वह उनके खिलाफ एकजुट होकर उन्होंने विद्रोह किया। अब आप बताएंगे नेक्स्ट प्रभाव के रूप में विशेषता, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव बताएंगे कि यह विद्रोह अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बनी और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की यह प्रेरणा बनी। यह सबसे बड़ी इस जनजातीय आंदोलन का मतलब विद्रोह का एक विशेषता था कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा बनने का काम किया। अब कैसे किया तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जनजातीय विद्रोहों ने अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने का जो एक परंपरा मतलब जन्म दिया, यह दिखाया कि बड़े से बड़े लोगों का भी आप चुनौती दे सकते हैं बशर्ते आप संगठित हो जाइए। और बाद में यही स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे, इसी की प्रेरणा से लोग एकजुट हुए और पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ और परिणति के रूप में हमारे देश स्वतंत्र हो गया। जब इतना बताएंगे तो इसकी एक सीमा बता देंगे। सीमा क्या बताएंगे तो चलिए देखते हैं। यद्यपि यह विद्रोह प्रेरणादायक थी, परंतु यह विद्रोह असंगठित थे और इनके पास कोई राष्ट्रव्यापी योजना नहीं थी। अब देखिए जनजातीय विद्रोह प्रायः स्थानीय मतलब स्थानीय स्तर पर होता था, तो इनका कोई समन्वित राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था। अब देखिए उस समय एक राष्ट्रवाद का मतलब चेतना भी जागृत नहीं हुआ था, तो यह कॉन्सेप्ट मतलब आया ही नहीं था, तो फिर इसके लिए कोई योजना हो ही नहीं सकता। और दूसरा था कि यह विद्रोह जो किए मतलब अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए किए और यह पूरी तरीके से संगठित भी नहीं थे, मतलब अलग अलग मतलब गुटों में मतलब समय समय पर इन लोगों ने विद्रोह किया। तो इतना बताएंगे तो यह इसकी जो सीमा को बता देंगे, तो फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या बताएंगे कि निष्कर्षतः जनजातीय विद्रोह भारतीय इतिहास की गौरवशाली संघर्ष में गिने जाते हैं। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता की चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों आप देखिएगा कि यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष की भावना को जन्म दिया, वही बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रकार से आधार तैयार करने का काम किए। इसीलिए कहा जाता है कि चेतना को जागृत काम किया, क्योंकि लोगों ने यह समझा कि नहीं हम भी मतलब संगठित होकर विद्रोह करके अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं, और हम लोगों ने किया भी। दोस्तों इसका आंसर जब लिखिएगा तो मैं जैसे बताया हूँ वैसे ही लिखने का प्रयास करिएगा, अपने तरीके से मत इसको लिखिएगा। यदि ऐसे मतलब आप बांट कर लिखें तो आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेगा। चलिए यह शॉर्ट आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड आंसर को देखने का प्रयास करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा कि मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषता को बताना है। मधुबनी पेंटिंग की मुख्य विशेषता, इस पर टिप्पणी करना है, मतलब इसके बारे में बताना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं भूमिका।
मधुबनी पेंटिंग बिहार की मिथिला क्षेत्र की एक प्राचीन लोक कला थी। अब देखिए लोक कला का क्या अर्थ होता है आपको पता होगा बखूबी, लेकिन आप जानिए कि लोक कला का मतलब क्या होता है। लोक कला उस कला को कहते हैं, आप देख लीजिएगा, कि जो आम लोगों के बीच डेवलप होता है, मतलब समाज में डेवलप होता है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे यह पनपता है और उनकी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज तथा उनके जो जीवन शैली होता है उसको दर्शाने का काम करता है। यह लोक कला होता है। अब जिसे महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया गया है, और यह कला प्रकृति, संस्कृति और धार्मिक भावनाओं की एक प्रकार से अनूठी अभिव्यक्ति थी। इतना बता देंगे तो आपका यह बेहतर एक भूमिका हो गया। फिर अब इसकी विशेषताओं को निम्न संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इसकी विशेषता को आप देखिए कैसे। अब आपको एक एक लाइन में ही सारी चीज़ को बताना है, क्योंकि आपका शॉर्ट आंसर है यह 80 से 90 शब्दों में। तो कैसे हम लिखेंगे कि समस्त चीज़ों को हम मतलब 5-6 पॉइंट के अंदर ही लिख लें, यह सबसे बेस्ट साइंटिफिक अप्रोच है लिखने का, और इसी अप्रोच को आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले बताएंगे विषय वस्तु के स्तर पर इसकी विशेषता, मतलब इसमें कैसी विषय को लेकर मतलब चित्र बनाया जाता था। अब दूसरा तकनीक के स्तर की विशेषता बताएंगे कि इसमें किस चीज़ों से मतलब किस प्रकार के रंग कैसे मतलब इसका बनाया जाता था किसको। फिर इसमें शैली कैसी होती थी, मतलब किस तरीके का शैली का उपयोग, पैटर्न का यूज किया जाता था। फिर बता देंगे कि इसका प्रकार, मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का कितने प्रकार है, यह भी एक विशेषता है। किसी का 1 प्रकार हुआ, किसी का 4 प्रकार हुआ, यह भी एक विशेषता है। जैसे मनुष्य का 2 पैर है, यह मनुष्य की अपनी विशेषता है। जानवर का 4 पैर है तो वह उसकी विशेषता है 4 पैर होना, है ना। फिर आप इसका महत्व बता देंगे एक लाइन में, यह भी एक विशेषता है कि इसका विशिष्ट तरीके का एक महत्व है, मतलब यह भी एक विशेषता है। फिर इसका एक सीमा बताएंगे और फिर निष्कर्ष आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं। इस पेंटिंग की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों हमने इतना समझाने का इसलिए प्रयास किया कि आप इसको समझने का प्रयास करें कि इस तरीके के आंसर को ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर 80 से 90% तक आ सकता है। लेकिन जो परंपरागत रूप से जो लिखते हैं लोग ना, एकदम पूरा ढल्ले से जो मन में आया सो, नंबर आपको वही 40-45% आपको मिल जाएगा। लेकिन इस मतलब पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको नंबर मिलेगा। आप लिख कर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं विषय वस्तु इस के स्तर पर मतलब क्या विशेषता थी, मतलब किस तरीके का वो विषय का प्रयोग करते थे। तो चलिए, रामायण, महाभारत, लोक कथाएं, प्रकृति और देवी देवताओं से संबंधित चित्र होते थे इसमें। अब देखिएगा कि मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों से हुई थी। अब देखिएगा प्राचीन काल में यह कला दीवारों और आंगन को सजाने के लिए बनाया जाता था। आप देखेंगे खास करके विवाह और त्योहारों के अवसर पे। आप देखेंगे मिथिला क्षेत्र में हिंदू धर्म का बहुत ही गहरा जड़ है। इसमें रामायण, महाभारत है, मतलब शिव, पार्वती जी, राधा जी, कृष्णा जी, लोक देवता, ऐसे जो देवता थे ना, पारंपरिक कथाओं का एक प्रकार से चित्रण किया जाता था। अब देखिए इसका तकनीक, मतलब कैसी तकनीक थी। यह पेंटिंग प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी और इसमें कागज, कपड़े या दीवार का उपयोग किया जाता था। अब देखिए प्राकृतिक रंग का मतलब क्या होता है, मतलब प्राकृतिक रंग वैसा रंग होता है जो पेड़ पौधे, फूल, पत्तियों और अन्य प्राकृतिक चीज़ों से बनाया जाता था। जैसे नीम हो गया, हल्दी पत्ता हो गया, फूल हो गया, मिट्टी हो गया, मतलब जो पर्यावरण के अनुकूल होते थे, जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता था। तीसरा आप बताएंगे कि शैली, मतलब किस तरीके का इसका शैली था। तो इसमें कहेंगे आप ज्यामितीय पैटर्न, सीधी रेखाएं, घुमावदार आकृतियां और भरी हुई पृष्ठभूमियां होती थी। दोस्तों ज्यामितीय पैटर्न का मतलब क्या होता है, मतलब चित्रों में एक प्रकार से त्रिकोण होता था, वर्ग के तरीके, वृत्त की तरीके का एक प्रकार से बनाते, मतलब सुंदर इन सबों का संयोजन किया जाता था। और सीधी रेखाएं, मतलब कहने का मतलब लंबी छोटी रेखाएं। घुमावदार आकृतियां को आप समझिए क्या होता था, मतलब इसमें भगवान, मनुष्य, पशु, पक्षी को घुमावदार आकृति में बनाया जाता था। अब नेक्स्ट, भरी हुई पृष्ठभूमि, मतलब कहने का मतलब है कि पृष्ठभूमि कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। आप देखेंगे उसमें फूल, बेल बूटे, ज्यामितीय डिजाइनों से ना उसको भर दिया जाता था, इसीलिए यह सुंदर लगता था। अब चलिए देखते थे इसका प्रकार किस तरीका था। मुख्य प्रकार बताएंगे तो मुख्य प्रकार कितने प्रकार का, देखिए बहुत से प्रकार के होते थे, जैसे कचनी, भरनी, तंत्र शैली, गोदना शैली, कोहबर शैली। दोस्तों सबको बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वरना मैं बताता एक दो चीज़ को मैं बता देता हूँ। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोहबर शैली है, इसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए यह विवाह के समय बनाने वाला एक प्रकार का विशेष शैली था, इसको ऐसे ही समझिए, कोहबर शैली। आप यदि गाँव में होंगे तो समझते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट इसका महत्व हम लोग बताएंगे। अब देखिए महत्व, अब देखिए यह कला मिथिला समाज की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और आज वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय है।
अब देखिए वैश्विक स्तर पर क्यों लोकप्रिय है। आप देखेंगे कि हम मिथिला क्षेत्र की आप सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का जो प्रतीक है, यह कहने का मतलब है कि उनकी धार्मिक आस्थाएं, पौराणिक कथाएं और सामाजिक जीवन का एक झलक दिखलाता है। और यह कला सिर्फ मिथिला की ही पहचान नहीं है, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर एक प्रकार से बहुत लोकप्रिय हो गई है। इतना जब बताएंगे तो आपका बॉडी पार्ट हो गया, और फिर इसकी एक आप सीमाएं बता देंगे और फिर निष्कर्ष तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए सीमाएं क्या बताएंगे। परंतु बढ़ती व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति से इस कला की मौलिकता प्रभावित हो रही है। अब देखिए कैसे। अब देखिए अब प्राकृतिक रंगों की जगह केमिकल रंगों का उपयोग किया गया। देखेंगे कहीं कहीं चित्र बनाया जाता है तो केमिकल रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे अब मशीनों से छपी हुई डिजाइनों ने हाथ से बनी हुई कलाकृतियाँ की मतलब जो कलाकृति होती है उसकी मौलिकता को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो यह इसकी एक सीमा है। और उसके बाद एक बेस्ट निष्कर्ष आपका हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निष्कर्ष देखिए क्या कैसे लिखेंगे। निष्कर्षतः मधुबनी चित्रकला भारतीय संस्कृति धरोहर का अभिन्न अंग है। यदि इसे उचित संरक्षण मिले तो यह कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। दोस्तों यदि उचित तरीके से रख रखाव और वैसी ही मौलिकता के रूप में इसे बनाए रखा जाएगा तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा, और हमारा कर्तव्य है कि हम इसे बनाकर रखें। आपका यह शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट 5th क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। स्तूप एवं गुफा वास्तुकला की विशेषता को बताएं। अब देखिए स्तूप क्या होता है और गुफा का क्या होता है। देखिए स्तूप एक प्रकार से गोलाकार एवं गुंबदनुमा संरचना होती है, इसको समझ गए। गुफा मतलब पहाड़ों से काट कर एक प्रकार से प्राकृतिक कृत्रिम जगह, ऐसे समझिए, समझ गए। और फिर भूमिका मतलब अब देखिए इस पे आपको टिप्पणी करना है तो कैसे लिखेंगे। तो भारत की प्राचीन स्थापत्य कला में स्तूप और गुफाओं का विशेष स्थान है। यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है और कला एवं आस्था के उत्कृष्ट नमूने हैं। इतना जब बताएंगे तो आपका यह भूमिका हो गया। अब आपके एक दिमाग में आ रहा होगा कि यह मुख्यतः बौद्ध धर्म से ही क्यों संबंधित होता था भाई, इसे भी आपके अंदर एक जिज्ञासा होगा समझने का, तो थोड़ा समझ लीजिए इसको भी। अब देखिए बौद्ध धर्म में ना ध्यान, साधना और सादगी का बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो प्रकृति के निकट रहने को मतलब अच्छा मानते थे, इसीलिए गुफा में निवास करते थे। और आप देखेंगे कि स्तूपों का निर्माण जो होता था भगवान बुद्ध या उनके अनुयायियों की याद में किया गया है, ठीक ना। अब चलिए अब इसका मुख्य पार्ट को कैसे लिखेंगे। बहुत शॉर्ट में मतलब सारी चीज़ों को हमें बता देना है। इसकी विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। तो पहला बिंदु, स्तूप यह गोलाकार संरचना होती है जिसमें बुद्ध के अवशेष या उनके प्रतीक रखे जाते हैं। स्तूपों में तोरण द्वार और हर्मिका का विशेष महत्व होता है जो धार्मिक प्रतीकों को दर्शाते हैं। दोस्तों आप यह समझ गए हैं कि एक प्रकार से गोलाकार संरचना होता है और जिसमें बुद्ध का मतलब अवशेष रखा जाता है। इसमें एक शब्द है तोरण द्वार। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है। देखिए स्तूपों के चारों ओर सुंदर नक्काशीदार प्रवेश द्वार जो बनाया जाता था उसको तोरण द्वार कहते हैं। अब हर्मिका क्या होता है। देखिए हर्मिका एक्चुअली यह स्तूप के शीर्ष पर एक चौकोर रेलिंग होता था, मतलब जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रतीक मानी जाती थी इसको, तो यह हर्मिका होता है। अब इसका उदाहरण भी देकर समझाएंगे, आपका आंसर इससे अच्छा माना जाएगा। उदाहरण मानेंगे सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, भरहुत का स्तूप। हो गया आपका स्तूप का विशेषता। अब गुफा के बारे में बताएंगे। गुफाएं पहाड़ों को काट कर बनाई गई धार्मिक संरचनाएं होती है जिसमें मंदिर, विहार और चित्रकारी शामिल है। गुफाओं में चैत्यगृह, धार्मिक स्थल और विहार भिक्षुओं के निवास का स्पष्ट विभाजन देखा जाता है। देखिए चैत्यगृह जो था ना वो धार्मिक स्थल होता था और विहार भिक्षुओं को रहने के लिए एक प्रकार से मतलब निवास था। अब चैत्यगृह को थोड़ा सा मतलब विस्तार से हम समझ लेते हैं, मतलब 2-3 लाइन में। देखिए चैत्यगृह ना बौद्ध भिक्षु मतलब एक प्रकार से प्रार्थना कक्ष होता था जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान और पूजा करते थे। आप समझ गए। अब इसका उदाहरण आप दे देंगे। प्रसिद्ध गुफाएं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और कार्ले का गुफाएं। अब इतना दे देंगे तो इसकी एक आप सीमा बता देंगे। सीमा बताकर फिर निष्कर्ष, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा। सीमा देखिए क्या बताएंगे। यद्यपि ये काफ़ी विशेषताओं से मतलब युक्त है परंतु उचित संरक्षण और रख रखाव की कमी के कारण ये धरोहर खतरे में है। अब देखिएगा क्यों। अब देखिएगा प्राकृतिक आपदा के कारण या कई बार पर्यटक या स्थानीय लोग इसकी दीवारों को तोड़ फोड़ कर नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। और सरकार और समाज द्वारा भी एक प्रकार से इसका उचित तरीके से देखभाल नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और यह खतरे में है। तो इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो निष्कर्ष के रूप में देखिए क्या लिखेंगे सीमा बताने के बाद कि स्तूप और गुफा
प्राचीन भारत की महान स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है और इसका संरक्षण इनका संरक्षण हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है और करना भी चाहिए। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, हमने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पांचवा, मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसे भी देखते हैं। प्राचीन भारत में प्रचलित मंदिर निर्माण शैली, इसके बारे में टिप्पणी करना है। अब कैसे, मतलब क्या बताना है? तो आप सबसे पहले बता देंगे कि मतलब यह क्या है, कितने प्रकार की शैली है उसको बता देंगे, फिर एक सीमा बता देंगे, फिर निष्कर्ष बता देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखने का शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला भव्य और विस्तृत थी। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ जो धार्मिक आस्था और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाती है। इतना बताएंगे, आपका बेस्ट भूमिका हो गया। अब हम लोग इसकी शैलियों को चर्चा करेंगे, मतलब जो पूछना चाह रहा है। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे विभिन्न निर्माण शैलियों को निम्न रूपों में देख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे पहला नागर शैली। आप देखिएगा कि उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली है जिसमें ऊंची और सीधी रेखाओं वाले शिखर होते हैं और गोपुरम नहीं होता। कहने का मतलब है कि यह भारत का एक प्रकार से उत्तर में प्रचलित निर्माण शैली है। आप देखेंगे इसका जो शिखर होता है बहुत ऊंचा होता है और यह आमतौर पर गुंबदनुमा होता है, गुंबदनुमा। हम गोपुरम को समझाएंगे। देखिए गोपुरम क्या होता है, यहीं पे आप समझ लीजिए। देखिए गोपुरम का अर्थ होता है कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बनता था उसमें एक भव्य द्वार होता था, उसी को हम गोपुरम कहते हैं। मतलब यह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जिसको हम गोपुरम बोलते थे। लेकिन नागर शैली में इसका अभाव होता था। यह द्रविड़ शैली की विशेषता थी। तो चलिए द्रविड़ शैली में इसको देखने का प्रयास करेंगे। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है जिसमें पिरामिडनुमा शिखर, विशाल गोपुरम और मंडप होते हैं। अब देखिए हमने गोपुरम को तो आपको समझा दिया। अब देखिए आप इस चीज़ को तो समझ गए कि यह दक्षिण भारत की शैली है, लेकिन मंडप क्या होता था? देखिए मंडप एक्चुअली ना यह मंदिर के अंदर बना एक बड़ा हॉल होता था। अब देखिए शादी वादी में जो होता है ना, एक मंडप बनता है, मतलब जहाँ श्रद्धालु बैठकर पूजा करते हैं और धार्मिक प्रवचन सुनते हैं, उसको हम मंडप कहते हैं, है ना। अभी शादी में जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठ के पूजा मतलब शादी होता है ना, उसको हम लोग मंडप बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे मतलब जो श्रद्धालु बैठकर पूजा करते थे ना और धार्मिक प्रवचन सुने जाते थे ना, उसको मंडप कहते हैं। चलिए उदाहरण आप क्या देंगे कि बृहदेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, एग्जाम्पल दे देंगे ना तो आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा। फिर थर्ड को बताएंगे वेसर शैली। अब देखिए वेसर शैली क्या है, आपको पता होगा कि दोनों का मिश्रण है। तो आप लिखेंगे कि मध्य भारत की मिश्रित निर्माण शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्व शामिल होते हैं। अब इसको ऐसे आप समझिए, कहने का मतलब है कि दोनों का एक प्रकार से यह मिश्रण है, लेकिन इसे मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में कौन कौन आता है? कर्नाटक आता है, महाराष्ट्र आता है, मतलब दक्कन क्षेत्र में अपनाया गया था। आप देखेंगे इस शैली के मंदिरों में ना तो नागर शैली की तरह ऊंची चोटी होती थी और न ही द्रविड़ शैली की तरह बहुत अधिक मतलब इसका ऊंचा स्तर होता था। एक प्रकार से यह संतुलित होता था। फिर इसका एग्जाम्पल दे देंगे, उदाहरण देगा होयसर मंदिर और बादामी के मंदिर, और फिर इसकी एक सीमा बता देंगे। सीमा क्या बताएंगे, चलिए देखते हैं। कलात्मक रूप से उत्कृष्ट होने के बावजूद आधुनिकता के प्रभाव से पारंपरिक मंदिर निर्माण शैली लुप्त हो रही है। कहने का मतलब है कि आजकल के मंदिर, पहले के मंदिर में देखिएगा सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल के मंदिर में देखेंगे सीमेंट और आधुनिक सामग्रियों का उपयोग बढ़ गया है ना, जिसमें आप देखिएगा कि इसका जो कलात्मकता है वह कम हो रही है। आप देखेंगे कि मंदिरों के प्रति नई पीढ़ी का रुझान भी एक प्रकार से मतलब थोड़ा ना प्राचीन मंदिरों के प्रति कम हुआ है, इसलिए इसका लुप्त होने का ना खतरा थोड़ा बढ़ गया है। इसीलिए कहने का मतलब है कि एक प्रकार से आज थोड़ा मतलब ना कहने का मतलब कि विलुप्ति की तरफ जा रहा है। तो इसको बचाना हमारा एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आने वाली पीढ़ियों को इसे बचाकर रखना भी चाहिए। फिर आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष दे देंगे कि प्राचीन भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन्हें संरक्षित कर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी प्राचीन शैलियों को संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका दर्शन और मतलब इससे अवगत हो सकेगी। दोस्तों हमने पांचों क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से कराने का प्रयास किया और मैं जिस तरीके से इसकी विशेषता या जैसे बताने का प्रयास किया हूँ, मतलब समस्त बिंदुओं को मैं समेटने का प्रयास किया हूँ, आप वैसे ही लिखेंगे तो आपका नंबर बेहतर से बेहतर आएगा और आप मतलब
परंपरागत रूप से जैसे कॉपी लिखा जाता है वैसे नहीं लिखकर इस शैली को अडॉप्ट करिएगा। आप विश्वास करिए आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो लेकर आऊँगा वह पॉलिटी का होगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।